बहुत कई पार्ट में मैंने कर आप लोगों को उद्देशिका से अवगत कराया। उस उद्देशिका में अधिष्ठित विशेषताओं से मैंने आपको परिचित कराया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने पारित कर दिया था। अब ऐसे उद्देशिका पर क्या सवाल आता है? मुख्य परीक्षा के संदर्भ में मैंने वी द पीपुल ऑफ इंडिया भी आपको बताया, सोशलिज्म पे चर्चा हुई, सेकुलरिज्म पे चर्चा हुई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पर भी मैंने चर्चा किया। डेमोक्रेसी अलग होता है, रिपब्लिक अलग होता है। आज मैं आप लोगों से उद्देशिका पर आने वाले सवाल पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। जैसे एक बेसिक बात जो कंप्यूटर को पता होगा कि उद्देशिका के बारे में एक सामान्य चर्चा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस दौरान उद्देशिका इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं था। अब नहीं था पर देखिए सवाल कि पूछने वाला क्या पूछता है कि वह उद्देशिका जिससे राजनीतिक शक्ति का स्रोत ज्ञात होता है, इस देश में पॉलिटिकल पावर का रिसोर्स कौन है, यह उद्देशिका के अलावा पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सारी की सारी शक्ति जनता के पास है। वह उद्देशिका जो हमारे देश की पॉलिटिकल स्टेटस, राजनीतिक स्थिति का ज्ञान देता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसा देश है जिस देश के आंतरिक और बाह्य मामले में किसी दूसरे देश का कोई नियंत्रण नहीं है। उद्देशिका के अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं। यह वो उद्देशिका है जिस उद्देशिका से हमारे देश के आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में हमें ज्ञात होता है। सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अपने देश में लागू किया। जब सोशलिज्म को शामिल किया गया तो श्रीमती गांधी का स्पष्टीकरण था कि हमारा समाजवाद एक अलग तरह का समाजवाद होगा। हमारे समाजवाद में सारे उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित नहीं होगा, या सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना हमारा समाजवाद नहीं है, बल्कि हम उन्हीं उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करेंगे जिन्हें हम देश के लिए आवश्यक समझते हैं, और बाकी को निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ देंगे। उद्देशिका के साथ साथ आप देखेंगे तो नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 39 का सेक्शन बी और सी स्पष्ट बताता है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ इशारा भी कर रहा है।
चौथी बात कि वह उद्देशिका जिससे हमारे देश की धार्मिक स्थिति, हमारे देश का रिलीजियस स्टेटस बताता है, परंतु निरपेक्ष, यानी हमारे देश का कोई राजधर्म नहीं, वह धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, धार्मिक मामलों में तटस्थ होता, न्यूट्रल होता है। लेकिन हमारे देश की जो न्यूट्रलिटी है वह यूरोपियन देशों के न्यूट्रलिटी से फर्क करता है। वहां पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हमारे वहां राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर जाएगा। किस आधार पर? तो इसकी भी मैंने आपके सामने चर्चा की थी। 25 का सेक्शन एक, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, 26 में भी ये बात, आर्टिकल 26 में भी इस बात का प्रोविजन है कि मुझे कर्मकांड करने की आजादी है, लेकिन मैं कोई ऐसा कर्मकांड करता हूं जिससे लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य यानी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इन तीनों में से किसी के ऊपर विपरीत असर पड़ता है तो राज्य फिर तटस्थ नहीं होगा, हमें वैसे कर्मकांड करने से मना कर देगा। हमारे देश के सरकार का स्वरूप कैसा है? लोकतंत्र। सरकार का स्वरूप कैसा? लोकतंत्र। यानी मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारे देश में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, यह उद्देशिका से पता चलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो आदर्श क्या है, उद्देश्य क्या है? आदर्श क्या है, उद्देश्य क्या है, सरकार का आदर्श क्या है? तो आदर्श के रूप में मैं कह सकता हूं राष्ट्र की एकता व अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बंधुता, यह आदर्श है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह उद्देश्य है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय प्रदान करे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करे, यह उद्देश्य है। विश्वास यानी स्वतंत्रता की बात की गई है इस उद्देशिका में। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता। समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की बात की गई है। अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, मैं चर्चा कर रहा हूं क्या कि अगर इस पर यह सवाल आता है कि उद्देशिका का क्या महत्व है, तो हम उस सवाल को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं 200-250 शब्दों में कि वह उद्देशिका जिससे हमें ज्ञात होता है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पावर का स्रोत क्या है, रिसोर्स क्या है, हमारे देश का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, यह उद्देशिका से हमें पता चलता है। हमारे देश का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हमारे देश का रिलीजियस स्टेटस क्या है, यह भी उद्देशिका से हमें ज्ञात होता है। इसके साथ साथ हमें उद्देशिका से यह भी पता चलता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप की गवर्नमेंट होगी। और अगर डेमोक्रेटिक सेटअप की गवर्नेंस होगी तो उसके आदर्श क्या होंगे? नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्र की एकता और अखंडता होगी। उद्देश्य क्या होगा? तो सरकार का उद्देश्य होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करे, स्वतंत्रता प्रदान करे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता लोगों को प्रदान करे, अवसर की समानता प्रदान करे। यह वो उद्देशिका है जिस उद्देशिका से
हमें यह भी मालूम होता है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे संविधान में यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया। यह उद्देशिका से हमें पता चलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बाद भी संविधान का भाग नहीं, उसके बाद भी संविधान का भाग नहीं। 1950, देखिए 1950, 1950 में इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया और वह मामला जिस नाम से जाना जाता है वह है ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बाद भी उद्देशिका संविधान का भाग नहीं। देखिए इस केस में ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट, 1950 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, निर्णय दिया, अभिनिर्धारित किया। क्या अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने लिखा है। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। सुनवाई करते हुए ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट 1950 में इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या फैसला दिया, प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय जुडिशरी, कि प्रियम्बल को यानी उद्देशिका को न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे ही दूसरा इशू आया आपके सामने और वह इशू क्या था, बेरूबारी। बहुत महत्वपूर्ण मामला है उद्देशिका के संदर्भ में। बेरूबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960, यह दूसरा इश्यू है। इस उद्देशिका के संदर्भ में इन री बेरूबारी यूनियन वर्सेस भारत संघ 1960 क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है और इसके न रहने से और इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में संविधान के मूल उद्देश्यों में
मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर से एक बार देख लें, बेरुबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है और इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। या सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ यह भी कहा कि यह सरकार की शक्ति को, यह सरकार की शक्ति को प्रतिबंधित भी नहीं करता। यह सुप्रीम कोर्ट का मैं निर्णय आपको बता रहा हूं। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं, एक बात। दूसरी बात कि इसके न रहने से उसके उद्देश्यों पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तीसरी बात कि उद्देशिका सरकार की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती। किंतु महत्वपूर्ण चीज, किंतु देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, किंतु संविधान की भाषा में, संविधान की भाषा में संदेह उत्पन्न होने पर विधिक निर्वचन करते समय उद्देशिका की सहायता ली जाएगी। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का खेल। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं और इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह सरकार की शक्ति को प्रोहिबिटेड नहीं करती, किंतु संविधान की भाषा में संदेह उत्पन्न होने पर, अगर संविधान की भाषा में कहीं संदेह पैदा होता है तो विधिक निर्वचन करते समय, लीगल इंटरप्रिटेशन, निर्वचन का सामान्य हिंदी व्याख्या होता है। संविधान की भाषा में अगर संदेह पैदा होता है तो उस संदेह को दूर करने के लिए जब भी लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, किसकी सहायता ली जाएगी? उद्देशिका की सहायता ली जाएगी। उद्देशिका असिस्ट करेगा, आपको मदद करेगा। अब लीगल इंटरप्रिटेशन की बात, तो जब लीगल इंटरप्रिटेशन की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि लीगल इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और यह पावर देता है आर्टिकल 145 का सेक्शन 3 कि जब संविधान की व्याख्या की जाएगी तो व्याख्या करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की जाएगी तो न्यूनतम कितने जजेस होंगे? 5 जजेस होंगे। इन्हीं 5 जजेस के बेंच को हम नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। यानी जब भी संविधान की व्याख्या की जाएगी, अनुच्छेद 145 का सेक्शन 3 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब संविधान की व्याख्या की जाएगी तो जजेस की संख्या न्यूनतम 5 होगी, न्यूनतम 5 होगी, और वो भी 8 संख्या में। 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि वजह है उसका कि फैसला बहुमत से होगा। 4 जजेस होंगे, 2 जज का अलग राय, 2 जजेस के अलग ओपिनियन हो, फैसला नहीं हो सकता। 8 संख्या में रखा गया। 5 जजेस की बात कि जब संविधान की कानूनी व्याख्या की जाएगी तो उद्देशिका की सहायता ली जाएगी कि संविधान की भाषा में अगर संदिग्धता पैदा होती है तो उस संदिग्धता को दूर करने में उद्देशिका सहायता करेगी।
उद्देशिका सहायता करेगी। यही वजह था कि यह बात कही गई कि उद्देशिका क्या है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों व आदर्शों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों और आदर्शों को जानने की कुंजी है। और क्या है? तो उद्देशिका संविधान का मार्गदर्शक है। उद्देशिका संविधान का मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाला है कि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो जो रास्ता दिखाता उसको मार्गदर्शक कहते हैं। और बेरूबारी यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि अगर सही कहीं पर संविधान की भाषा में संदेह पैदा हो तो संदेह को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, और जब लीगल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी तो उद्देशिका की सहायता ली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उद्देशिका संविधान का मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाता है। मामला यहीं पर नहीं रुका, मामला पहुंचा आगे। और लास्टली मैं आपको बताऊं कि AK गोपालन का केस आपने देखा, बेरूबारी यूनियन का भी हमने देखा। उद्देशिका के संबंध में आखिरी केस जो बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्या, उससे बड़ा आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं, और वही केस है जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973। 13 जजेस, मूल अधिकार की जब मैं चर्चा करूंगा आपके सामने तो पूरी बात स्पष्ट होगी। अभी चूंकि यहां पर इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि केशवानंद भारती का मामला ऐसा है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी व्याख्या की जिसने सरकार की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को प्रतिष्ठित कर दिया। 13 न्यायाधीशों के बेंच, यानी आज तक 26 जनवरी 1950 से लेकर आज की तारीख तक 20 मई 2020 तक इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं है, इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज तक नहीं है। 13 न्यायाधीशों की बेंच थी ये। और क्या फैसला दिया, निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या निर्णय दिया? उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है। यह पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट अपने ऐतिहासिक फैसले में यह फैसला दिया, ऐतिहासिक निर्णय में यह फैसला दिया, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका संविधान का भाग है। और जाहिर सी बात है कि जब उद्देशिका संविधान का भाग है तो उसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका संविधान का भाग है, और अगर संविधान का भाग है तो निश्चित रूप से उस भाग में संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? 368।
368 कहते हैं संविधान संशोधन विशेष बहुमत। किंतु देखिए, किंतु लगा दिया, उद्देशिका संविधान का भाग है, मील का मतलब मील का पत्थर उद्देशिका संविधान का भाग है, और अगर भाग है तो उसमें 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, किंतु मूलभूत ढांचा में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, लगा दिया किंतु, और किंतु लगाने के बाद क्या कहा कि मूलभूत ढांचे में बेसिक स्ट्रक्चर। ये वो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट का केस जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया था। सुब्बाराव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फैसला आया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किस संदर्भ में आया था? मैंने कहा आपसे कि जब मूल अधिकार की बात होगी तो उसमें एकदम डिटेल्स में इसके बारे में मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। अब आपके सामने एक सवाल कि उद्देशिका संविधान का भाग है। कभी पूछे कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। किस आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता? 368 के द्वारा किया जा सकता है। किंतु बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब एक सामान्य सा सवाल आपसे पूछें कि उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान में कुल भागों की संख्या है 22। कुछ संशोधन के द्वारा मूल पार्ट्स में, जैसे पार्ट 4 में एक और पार्ट जोड़ा गया, 4 कैपिटल A, मूल कर्तव्य। तो जब ऐसे भागों को जोड़ते हैं तो भाग 25 हो जाता है, लेकिन आज भी भागों की संख्या 22 है। अगर भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निषेधता, तो 4 का में मूल कर्तव्य है, 5 में संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि आदि, तो 1 से लेकर 22 तक में कोई ना कोई सब्जेक्ट है। अब पूछने वाला पूछे कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यस। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। तो अगर उद्देशिका संविधान का भाग है तो पूछने वाला तुरंत पूछेगा कि बताओ कौन सा भाग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 1 से लेकर 22 तक में किस में उद्देशिका का उल्लेख है? तब हम फंस जाएंगे। तब हमारा जवाब होगा कि जिस प्रकार आत्मा शरीर का में रहते हुए भी शरीर का कोई भाग नहीं है, जिस प्रकार आत्मा पूरे शरीर में प्रवाहित है, आत्मा यहां पर नहीं निवास करती, आत्मा यहां पर निवास नहीं करती, हृदय में निवास नहीं करती, हाथ पैर में निवास नहीं करती, बल्कि संपूर्ण शरीर में निवास करती है, वैसे ही उद्देशिका किसी एक भाग में नहीं बल्कि भाग 1 से लेकर 22 भागों तक निवास करती है। इसी वजह से उद्देशिका को क्या कहा गया कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। उद्देशिका संविधान की आत्मा है। स्टेटमेंट पे बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि संविधान की आत्मा के संदर्भ में अगर स्टेटमेंट पूछता कि किसने कहा तो सवाल अलग हो जाएगा। वो भीमराव अंबेडकर का सवाल जवाब है अनुच्छेद 32 के संदर्भ में, कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं किसी और को नहीं बल्कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहूंगा। इस पर मैं आपके बीच चर्चा कर चुका हूं। वो टॉपिक था कि भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। वो पहला मेरा वीडियो था यूट्यूब पर। आइवर जेनिंग्स का वो एक कटाक्ष था कि भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। क्या उसने सही कहा था या गलत कहा था, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उसमें मैंने अंबेडकर के बारे में आपको बताया था। तो जब भी कभी नॉर्मली आपसे पूछता है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, यानी संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उद्देशिका को। संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया
कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें भी आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो जब यह फैसला आया कि इसमें भी अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो देखिए उद्देशिका में हुआ संशोधन। श्रीमती गांधी उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और संशोधन किया, और वह संशोधन कौन सा था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। श्रीमती गांधी की सरकार ने कहें या पार्लियामेंट कहें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया, और इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 शब्द, कौन कौन? सोशलिस्ट, सेकुलर और तीसरा अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों के तीनों शब्द मूल उद्देशिका में यानी ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं थे। ये तीनों के तीनों शब्द मूल उद्देशिका में नहीं थे। टर्म याद रखिए, क्योंकि जब यूपीएससी में खेलता है तो यूपीएससी में टर्म को लेकर खेलता है, भाषा को लेकर खेलता है, शब्द को लेकर खेलेगा। और उस शब्द का अर्थ अगर हमें मालूम है तो उत्तर बहुत आसान होता है। पूछ दिया कि ओरिजिनल प्रियम्बल मूल उद्देशिका कहते किसे हैं, तो एक बार फिर सुन लें कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ, उसी में उद्देशिका भी लागू हुई। हम उसी उद्देशिका को ओरिजिनल प्रियम्बल या मूल उद्देशिका कहते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जो उद्देशिका लागू की गई हमारे देश में, उस उद्देशिका में ये तीनों शब्द नहीं थे। ध्यान रखिएगा। तो 42वें संशोधन के द्वारा उद्देशिका में ये 3 शब्द जोड़े गए। एक सवाल तो ये हुआ। दूसरी बात कि उद्देशिका में आप देखेंगे तो 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, जिसकी चर्चा मैं इस पिछले वीडियो में आपके सामने किया था। उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 सवाल हुआ। तीसरा सवाल, उद्देशिका में कितनी प्रकार के लिबर्टी की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है? तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और 5वां उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये इसलिए मैंने आपके सामने चर्चा किया क्योंकि फैक्ट्स है, और यूपी कमीशन के बारे में आपको मालूम है कि कैसे कैसे सवाल उठा के वो पूछता है। तो यूपी कमीशन का ये सवाल भी है, उद्देशिका में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। कौन कौन? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता का भी उल्लेख है। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। मैं एकदम आपके सामने सीक्वेंस में लिखा हूं, सीक्वेंस में आपके सामने आ गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पांतुनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये सीक्वेंस में, जब भी सीक्वेंस में पूछे तो सीक्वेंस आपके सामने यही होगा, सीक्वेंस यही होगा। कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की समानता। ऐसे उद्देशिका में पूछने के लिए बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं कि उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं? बहुत से उल्लेख नहीं है। ऐसे सवाल वही कर सकता है जिसको पूरा उद्देशिका याद हो। जैसे एग्जांपल के लिए पूछ देगा कि निम्न में से किसका उल्लेख उद्देशिका में नहीं की गई, जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं पर उल्लेख नहीं है। या निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उद्देशिका में नहीं हुआ? संघीय, जो एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है यूपी कमीशन का। संघीय, फेडरल शब्द का उल्लेख न तो उद्देशिका में है न कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर है। जो मैंने आपको अनुच्छेद 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट पढ़ाते समय मैंने जिक्र किया था। इस उद्देशिका पर आकर यहां पर सवाल हमारा समाप्त होता है। इसी उद्देशिका में कि भारत के संविधान को किसने एडॉप्ट किया, किसने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यह उद्देशिका से ही पता चलता है। उद्देशिका का महत्व पूछता है तो उसकी ड्राफ्टिंग भी मैंने आपसे किया। प्रारंभिक परीक्षा में अगर उद्देशिका को लेकर कोई सवाल पूछता है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक को आपके सामने लाएंगे और वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले वीडियो आपके सामने आएगा, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।